स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है। रूस ने दक्षिणी बंदरगाहों पर सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के साथ रक्षा सहयोग मजबूत कर रहे हैं। नॉर्वे और जर्मनी के साथ नए समझौते किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि युद्ध के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों के साथ रोबोट और ऑटोमेटेड मशीनें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस को जंग में मात देने के लिए यूरोपीय देशों के साथ सैन्य समझौतों को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं युद्ध के मैदान में रूस ताबड़तोड़ हमले कर कीव को भारी नुकसान पहुंचाने में जुटा हुआ है। पिछली रात को रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दाग कर दक्षिणी बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इसमें कम से कम 7 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने कल शाम 6 बजे से लेकर पूरी रात भर 324 ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से 309 ड्रोन नष्ट कर दिए गए, लेकिन 13 ड्रोन और मिसाइलें 9 अलग अलग जगहों को भेदने में सफल रही। दक्षिण पूर्वी शहर निप्रो पर हुए हमले में 9 मंजिला रिहायशी इमारत और प्रशासनिक इमारत को नुकसान पहुंचा है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई देशों के दौरे पर हैं। नॉर्वे के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत नॉर्वे यूक्रेन में ड्रोन उत्पादन में सहयोग करेगा, जबकि यूक्रेन नॉर्वे के साथ डेटा, सूचना और तकनीक साझा करेगा। उधर जर्मनी ने भी यूक्रेन के रक्षा और पुनर्निर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ज़ेलेंस्की का अगला पड़ाव अब इटली है, जहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच ईयू के एक अधिकारी ने कहा है कि हंगरी में सत्ता परिवर्तन से यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो की धनराशि जारी करने में मदद मिल सकती है और कीव के संघ में शामिल होने के रास्ते साफ हो सकते हैं। हंगरी के चुनाव में करारी हार झेलने वाले विक्टर ऑर्बन को यूरोपीय संघ में रूस का बड़ा समर्थक माना जाता था। उन्होंने ईयू की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज को वीटो कर रखा था, जिससे संघ में लंबे समय से टकराव की स्थिति बनी हुई थी। वहीं हंगरी के चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाले प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार पीटर मगियार ने विक्टर सरकार के कई बड़े फैसलों को रद्द करने का वादा किया है। उन्होंने कैबिनेट गठित होते ही प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी मीडिया प्रसारण को निलंबित कर नए कानून बनाने की घोषणा की है। दरअसल 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से ये युद्ध जारी है। सहयोगियों की मदद से यूक्रेन आज भी मैदान में टिका हुआ है। हालांकि इस दौरान उसे बड़े पैमाने पर सैन्य नुकसान झेलना पड़ा है। पहले ही सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेनी सैनिकों के साथ साथ रोबोट और अपने आप चलने वाली मशीनें युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। यूक्रेन में निर्मित इन रोबोट से सैनिकों की जान बचाने में सहयोग मिल रहा है और यूक्रेन का कम से कम नुकसान हो रहा है। इन रोबो मशीनों का इस्तेमाल आपूर्ति पहुंचाने, घायलों को निकालने, बारूदी सुरंग हटाने और रक्षात्मक मोर्चों को मजबूत करने के लिए भी किया जा रहा है। एसआर तायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। तायल साहब, रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर वहाँ पर एक तरफ तो युद्ध चल रहा है, दूसरी तरह कई तरह की डिप्लोमेसी चल रही है। जिस तरह से ज़ेलेंस्की विभिन्न देशों में जाकर के कई तरह के समझौते कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इसको लेकर के? देखिए, यूक्रेन का इस समय जो खास मददगार है वो यूरोपियन देश हैं। अमेरिका पहले भी मदद नहीं कर रहा था और जो भी हथियार वो दे रहे थे वो यूरोप उसके लिए पैसे दे रहा था। और इस समय अमेरिका का जो पूरा ध्यान है वो यूक्रेन पर बिल्कुल नहीं है, वो ईरान के ऊपर है। और जो पिछली जो भी वार्तालाप हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो फरवरी में हुआ था। और जो वहाँ अमेरिका के स्टीव विटकॉफ साहब और जावेद कुशनर साहब वहाँ भी मध्यस्थ हैं यूक्रेन और रशिया वॉर में। और यहाँ अमेरिका ईरान जो भी बातचीत हो रही है उसमें भी मध्यस्थ है। तो उनका दिमाग इस समय बिल्कुल ईरान के ऊपर है। इस समय यूक्रेन अपने को थोड़ा कुछ अलग थलग पा रहा है, क्योंकि देखिए दुनिया का जो पूरा ध्यान है वो गल्फ पर है, क्योंकि उससे दुनिया की इकोनॉमी को बहुत ही नुकसान हो रहा है। और अगर ये युद्ध जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, पर्शियन गल्फ का, फारस खाड़ी का ईरान के ऊपर हमला, तो बहुत ही गंभीर परिणाम दुनिया की इकोनॉमी में सभी देशों को होंगे। इस तरह
पर यूक्रेन रशिया की वार तो पिछले 4 साल से चल रही है, 5 साल, 5वां साल शुरू हो गया, पर उसका दुनिया की इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे इतना गंभीर परिणाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन का जो युद्ध है वो इस समय दुनिया के सोच में कुछ पीछे चला गया है। तो इसीलिए जेलेंस्की साहब, राष्ट्रपति जेलेंस्की जर्मनी गए, नॉर्वे गए, नॉर्वे से वो कह रहे हैं कि आप मध्यस्थता करें। अब अमेरिका तो बहुत दूसरी तरफ लगा हुआ है। पर जो आपने कहा कि करीब 22,000 रोबोटिक मिशंस यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बॉर्डर पे अब किए हैं। ड्रोन अटैक कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन में हताहत लोग तो बहुत हुए हैं, दोनों तरफ हुए हैं, रूस में भी हुए हैं, यूक्रेन में भी हुए हैं। तो यूक्रेन का रणनीति ये है कि उनके जो फौजी हैं, जो जवान हैं, वो हताहत ना हो, और उनके ऊपर यूक्रेन के पास बहुत अच्छी क्षमता है रोबोटिक्स में, ड्रोन्स में, और आर्मर्ड कार्स, जो व्हीकल्स हैं जो अनमैन्ड होती हैं, वो चली जाती है, रफ टेरेन में भी चली जाती है, और उनसे हमला करके उन्होंने ये कहा है कि कई रशियन जो पोजीशंस थी, जो पोस्ट थी, उनको भी कब्जा कर लिया है। तो ये लड़ाई एक नए रूप में सामने आ रही है, पर लड़ाई खत्म होने के तो कोई लेकिन अगर हम युद्ध भूमि की बात करें तो बहुत ज्यादा ड्रोन्स पर, मशीनों पर डिपेंड होके ये लगता नहीं कि जेलेंस्की को या यूक्रेन को कोई बड़ी सफलता मिल रही है। कहीं इसका कोई नेगेटिव फर्क तो नहीं आएगा यूक्रेन पर? देखिए, सफलता नहीं मिल रही है ना। रशिया भी कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है यूक्रेन में, ना यूक्रेन उनको पीछे धकेल पा रहा है। तो कुछ इस तरह की स्थिति है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन युद्ध रेखा में हो रहा है। तो लड़ाई समाप्त होने की तो मुझे अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ये लो इंटेंसिटी की लड़ाई यूक्रेन और लेकिन सर, इस सब के बीच हम ये देख रहे हैं कि जब वहां पर युद्ध चल रहा है और बाहर से कोई दबाव भी नहीं डाला जा रहा है कि युद्ध बंद करे, और कोई मध्यस्थता भी इतनी जो जिस तरह से पहले अमेरिका कर रहा था, अभी अमेरिका नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्रेमलिन की ओर से हम देख रहे हैं कि बार बार बयान आ रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, निगोशिएशंस कर सकते हैं। तो क्या क्रेमलिन इस मौके का फायदा उठा रहा है, क्या कुछ कर रहा है? देखिए, क्रेमलिन अभी वो ईस्टर, ऑर्थोडॉक्स ईस्टर हुआ था तो 3 दिन के लिए उन्होंने युद्ध विराम भी किया था, पर दोनों तरफ से कहा गया कि हजारों युद्ध विराम को डिफाई किया गया। तो पर देखिए, रशिया की तो जो डिमांड है, राष्ट्रपति पुतिन की डिमांड रोज बदलती नहीं है। पिछले 15 साल से उनकी 2-3 डिमांड्स हैं, और अब वो और बढ़ गई हैं पिछले 4-5 साल से, और वो उनसे पीछे हटेंगे ऐसा कोई संकेत वहां से नहीं आया है। तो युद्ध विराम के लिए तैयार है, वार्ता के लिए तैयार है, पर अपनी शर्तों पर। और जो यूक्रेन को मान्य नहीं है, ना यूरोप को मान्य है। अमेरिका शायद मान जाएगा, तो अब वार्तालाप हो सकता है, नॉर्वे भी शायद बीच में मध्यस्थता कर सकता है, पर उससे कोई नतीजा निकलेगा, मुझे इसकी उम्मीद अभी कम है। ठीक है सर। ताहिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।